कर लेते हैं कि हमारे शरीर में टोटल 108 ऐसे स्थान हैं जहां पर ऊर्जा महसूस होती है। ऊर्जा चाहे शरीर में सर्वव्यापी है, लेकिन हर जगह महसूस नहीं होती। 108 ऐसे स्थान हैं जहां पर ऊर्जा महसूस होती है। उसको चक्र भी कहते हैं, मर्मा पॉइंट्स भी कहते हैं। वो सभी के सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन इन 108 में से सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है 7, जो हमारे रीढ़ की हड्डी के साथ साथ ऊपर जाते हैं, और एक हमारे सूक्ष्म शरीर में होता है। सर की चोटी से 12 उंगलियों की ऊंचाई पर एक होता है 109वां। या उसमें से यदि हम इन 7 को मैनेज कर लें जो रीढ़ की हड्डी के सीध में है, तो हम खुश भी रहते हैं पूरा टाइम, जिसका हम कहते हैं सुख आविर्भाव होता है, और दुख का क्षय हो जाता है, और हम स्वस्थ भी रहते हैं। या तो ये 7 अगर मैनेज कर ली जाए तो बाकी के जो 101 है वो ऑटोमेटिक सहज ही मैनेज हो जाते हैं। या तो एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लेते। तो कौशल भैया वो पावर पॉइंट जरा वापस लगा दीजिएगा ना। जी। चक्रस, एनर्जीज एंड इमोशंस। ये साधना के लिए, ध्यान करने के लिए एक व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो जहां पर रीढ़ की हड्डियों की जो अंत है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी का आधार भी कहते हैं, जहां पर शरीर और बैठक आपस में स्पर्श करते हैं, वहां पर हमारा पहला चक्र है मूलाधार चक्र। यहाँ पर जो प्राण शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो अगर स्टेडी है, स्टेडी का मतलब जीरो तो वाइब्रेशन नहीं होता है, लेकिन टेंडिंग टुवर्ड जीरो हो तो उसको हम स्टेडी कहते हैं। या तो एक व्यक्ति के जीवन में क्या रिफ्लेक्ट होता है? उसके जीवन में रिफ्लेक्ट होता है, रेडिएट होता है एंथुजियाज्म। या लेकिन वहीं पर और थोड़ा वाइब्रेशंस के बारे में बता दूं। साइंटिफिकली जिससे इसको नापा गया है कि भाई 4 वाइब्रेशंस पर सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड से 7 साइकिल्स पर सेकंड जब मन चलता है तो उसको सत्व कहते हैं। इन बिटवीन 4 to 7, 7 और 14 के बीच में रजस कहते हैं। 14 से ऊपर तमस होता है, और 0 से 4 तुरीय अवस्था होती है, ध्यानस्थ अवस्था। या तो जीरो वाइब्रेशन तो होता नहीं, जीरो हो तो जीवन संभव ही नहीं है। तो टेंडिंग टुवर्ड जीरो अगर हो तो व्यक्ति के अंदर जो आत्मा का भाव है, आत्मा का स्वभाव है, वो एंथुजियाज्म, उत्साह अनुभव होता है। वो व्यक्ति किसी भी समय देखो परिपूर्ण उत्साह के साथ होता है। लेकिन यहीं पर अगर तरंगे हैं तो उस व्यक्ति के अंदर पहला पैटर्न होता है, उसको जागृत अवस्था में वो कैसे सुंदर दिखे, कैसे उसका जीवन सर्वाधिक आरामदायक सुखदायक हो, कैसे उसके जीवन में सब सुविधाएं हो। सुख, सुविधा और अच्छे दिखने के पैटर्न यहां से आते हैं। यहाँ वापस वो 4 मन की अवस्थाएं एक बार समझ लेते हैं। एक इंसान 4 मनोस्थिति से जीवन जी सकता है। एक को मोस्टली जब
जिसको हम चंक ऑफ द पॉपुलेशन का, मोर देन 99% पॉपुलेशन 3 ही अवस्था में जीवन जीता है, जागृत अवस्था, निद्रा अवस्था, स्वप्न अवस्था। उसको ध्यानस्थ अवस्था, तुरीय अवस्था के बारे में पता भी नहीं होता है। या तो जागृत अवस्था क्या है? सुबह में जब हमारी जाग होती है और रात को सोते हैं, ये पूरे समय को जागृत अवस्था कहते हैं। सुबह में हमारी जाग होती है और रात को नींद लगे, ये पूरी जागृत अवस्था होती है। रात को हम जब सो जाते हैं, सुबह में जागते हैं, तब तक ये होती है निद्रा अवस्था। दोनों में क्या फर्क है? जागृत अवस्था में सजगता भी है, लेकिन मन प्रवृत्तियों में होता है, एक्टिविटीज में होता है। क्या कौन सी एक्टिविटीज में होता है? मुख्यतः 5 एक्टिविटीज में होता है, जिसको वृत्तिस कहते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। तो जागृत अवस्था में मन, हमारे अंदर सजगता होती है, लेकिन मन प्रवृत्तियों में होता है, और प्रवृत्ति में रहते रहते कब वृत्ति में चला जाए पता भी नहीं चलता। या प्रवृत्ति मतलब एक्टिविटी, और वृत्ति मतलब मॉड्यूलेशन ऑफ द माइंड। कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। एक खाली विवेकी व्यक्ति इसको रोक सकता है और थामे रख सकता है। बाकी हर एक व्यक्ति का प्रवृत्ति में रहते रहते मन वृत्ति में चला ही गया हुआ होता है। इसको हम देखेंगे ध्यान से। या 3 चक्र समझ के फिर पहली वृत्ति देखेंगे। तो जागृत अवस्था टोटल अवेयरनेस, टोटल एक्टिविटी, अर्थात टोटल अवेयरनेस, नो रेस्ट, इसको कहते हैं जागृत अवस्था। निद्रा अवस्था टोटल रेस्ट एंड नो अवेयरनेस। जब नींद लग जाती है तो हमें पता नहीं होता है कि हम कहाँ हैं, क्या टाइम हुआ है, हम कौन हैं, कुछ बोध नहीं होता। या बोध भी जीरो हो जाता है और मन भी विश्राम में चला जाता है। इसको कहते हैं निद्रा अवस्था। कभी कभी नींद में सपने आते हैं। अच्छा, वो व्यक्ति सपना रिकॉल करना चाहे तो रिकॉल पूरी तरह नहीं कर पाता, लेकिन नकार भी नहीं सकता कि उसको सपना नहीं आया था। अर्थात एक वेग स्टेट होता है, पूरी सजगता भी नहीं होती है, पूरा विश्राम भी नहीं होता। या इसको कहते हैं स्वप्न अवस्था। और चौथी अवस्था है पूरी सजगता और पूरा विश्राम, मतलब मन इस वर्तमान क्षण में ठहर जाता है, रुक जाता है, बिल्कुल स्थिर हो जाता है। इसमें तनाव हो तो मुक्ति मिल जाती है और नया तनाव आता नहीं है। इसको कहते हैं तूर्य अवस्था, ध्यानस्थ अवस्था। तो मूलाधार चक्र पे जब तरंगे होती हैं तो पूरी जागृत अवस्था, उसको कैसे अच्छा दिखे, उसके बाल कैसे हों, उसके आईब्रोज कैसे हों, अगर वो पुरुष है तो उसकी मूछें कैसी हों, उसकी दाढ़ी कैसी हो, उसका ड्रेस कैसा हो, उसके चश्मे कैसे हो, बस लुकिंग गुड का फैक्टर होता है। उसके अंदर फीलिंग गुड नहीं होता, रादर उसके पास टाइम ही नहीं होता फीलिंग गुड में जाने का। और लुकिंग गुड में जागृत अवस्था ऐसे ही खत्म हो जाती है, पूरा दिन खत्म हो जाता है। अभी कई लोग मुस्कुरा रहे तो अपनी बातें याद आती होंगी आपको। या इसलिए वो व्यक्ति अपने हैप्पीनेस और हेल्थ के प्रति इनसेंसिटिव होता है, क्योंकि उसको इसका विचार आता ही नहीं है। विचार ही चलते रहते हैं कि कैसे अच्छा दिखूं, कैसे सुख पाऊं, कैसे सुविधा पाऊं। और दुनिया में ज्यादातर लोग इस प्रवृत्ति को लेजिटिमाइज करते हैं कि इतना तो होना चाहिए, तो प्रगति कैसे करेंगे। प्रगति हर एक को करनी चाहिए, लेकिन प्रगति क्या है वो पहले समझेंगे। मूलाधार चक्र से ठीक 4 इंच ऊपर जननेंद्र के पीछे दूसरा चक्र होता है स्वादिष्ठान चक्र। यहाँ प्राण ऊर्जा स्थिर है तो आत्मा का भाव अभिव्यक्त होता है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। लेकिन वहीं पर अगर तरंगे हो तो 5 इंद्रियों की वासना है। बाल्यावस्था में ध्वनि, दृष्टि, सुगंध, स्वाद, युवावस्था में काम, इसका ऑब्सेशन बना रहता है। या
हमें लगता है मन की प्रवृत्ति है, लेकिन प्रवृत्ति नहीं है, मन की वृत्ति है। मन प्रवृत्ति में रहता है ना, ये बहुत सुंदर बात है। मन प्रवृत्ति में रहता है, उसके बाद हम उसको नींद में ले जाते हैं। प्रवृत्ति और नींद के बीच में एक और मुकाम होना चाहिए, जिसको कहते हैं निवृत्ति। या कबीरदास जी का दोहा है इस पे, हद हद जाए हर कोई, अनहद जाए न कोई, हद अनहद के बीच में रहा कबीरा सोई। या लोग प्रवृत्ति में रहते हैं, नींद करते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, नींद करते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, नींद करते हैं, बस इतना ही करते हैं। इसलिए उनके जीवन में जो तनाव आता है इकट्ठा होता रहता है, और इसी तनाव से वह पहले मानसिक असंतुलन अनुभव करता है, बाद में वो शारीरिक व्याधियां सब कुछ अनुभव करता है, जिसको कहते हैं, महर्षि पातंजलि ने जो 2 ऑब्स्ट्रक्शन बताए, 9 बताए, उसका पहले 2 है, उसमें फंस जाता है, व्याधि स्त्यान, दोनों में फंसा रहता है, बिल्कुल खुश नहीं रह पाता, स्वस्थ नहीं रह पाता। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जो नाभि स्थान पे है। यह ऊर्जा स्थिर हो तो वो व्यक्ति बड़ा उदार होता है, उसके पास कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो भी है उसकी बांटने की क्षमता होती है और बांटता भी है। और दूसरा तृप्ति, खुशी, वो खुश रहता है, उसके जो मिलता है उसे खुश रहता है, अर्थात उसके अंदर कोई मांग नहीं होती, वो ऐसे खुश रहता है। लेकिन यहाँ पर तरंगे हो तो व्यक्ति के जीवन में अनुभव होता है लोभ और ईर्ष्या। मेरे पास सबसे ज्यादा होना चाहिए, ये लोभ, और जिनके पास है उनको बर्दाश्त नहीं कर पाना, जिसको कहते हैं ईर्ष्या। संगीता लिखने से लास्ट में फोटो ले लेना ना कैमरा से, लिख के क्या फायदा, इसे कैमरा से फोटो ले ली तो ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन पूरा होने दे फिर ले लेना पीछे। ठीक है, मेरा सजेशन ठीक है, क्योंकि एक लिखते जाए बेटर, लास्ट में स्नैप तो एक कलरफुल पिक्चर आ जाएगा, पॉजिटिव ग्रीन में, नेगेटिव रेड में, एक चक्र का स्थान, एक चक्र का कलर, सब कुछ तो आ जाएगा। हृदय स्थान पे अगला चक्र होता है अनाहत चक्र। यहां पर अगर ऊर्जा स्थिर है तो व्यक्ति को सहज ही प्रेम अनुभव होता है, और जिसको प्रेम अनुभव होता है प्रेम मांगेगा नहीं, बाकी सब प्रेम मांगते रहते हैं। प्रेम मांगो या कंप्लेन करो, एक ही बात है, आप मेरे को टाइम नहीं देते हो, बैलेंस नहीं बनाते हो, ये शिकायत कर दे। अच्छा, खुद बैलेंस नहीं करेंगे, बाकी सबसे अपेक्षा रखें कि वो लोग बैलेंस करें। कितने लोगों ने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है? आपसे डिमांड होती है, उनको राइट है, पूरा इम्बैलेंस में रहना उनको पूरा राइट है, लेकिन वो हमसे डिमांड करेंगे, आप टाइम नहीं देते हो, ये नहीं करते हो, ध्यान नहीं देते हो। अरे आप खुद का तो ध्यान दो, खुद का ध्यान कोई और देगा क्या? और यहाँ पर अगर तरंगे हो तो भय और नफरत। अभी यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। जब मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र पे तरंगे होती हैं तो वो व्यक्ति वर्तमान में खुशी अनुभव नहीं कर सकता, वो भविष्य की किसी तारीख या भविष्य की किसी घटना से ही खुशियां ढूंढता है। ऐसा हो जाएगा तो खुश, ये मिल जाएगा तो खुश, ऐसे प्रमोशन मिल जाए तो खुश, ऐसे पे इंक्रीमेंट मिल जाए तो खुश, ऐसे पर्क मिल जाए तो खुश, ये अवार्ड मिल जाए तो खुश। बस वो भविष्य में वो कल्पनाओं में जीते। जो कल हमने गाना लगाया था ना, आओ तो मैं चांद पे ले जाएं, वो भविष्य में कल्पनाओं में रहता है। या तो ये पहली मन की प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्ति से वृत्ति में चला जाता है। क्या? विपर्याया। जहां सुख नहीं है वहां सुख ढूंढना, और जहां सुख है उसको नजरअंदाज कर लेना।
वर्तमान क्षण में सुख है उसको नजरअंदाज कर लेता है, और भविष्य में कोई सुख नहीं है वहां सुख देखते रहना। अभी जहां सुख है ही नहीं वहां सुख देखना, ये तो उम्र बढ़ने के साथ उसके जीवन में दुख बढ़ता ही जाएगा। प्रमाण है कि एक संशोधन हुआ है कि जब बच्चा जन्म लेता है 44 दिन तक वो दिन में 400 बार मुस्कुराता है बिना किसी वजह, कोई कारण नहीं। उसकी आंखें भी बंद होती है, वो नींद में होता है, लेकिन नींद में नहीं, समाधि में होता है, मुस्कुराता, बीच बीच में मुस्कुराता। कितने लोगों ने देखा एक छोटे बच्चे में ऐसे बिना किसी कारण उसके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहती है, आंखें भी बंद होती है, वहां आवाज भी नहीं होती है, कोई सुगंध भी नहीं होती है, वो खा भी नहीं रहा होता है, फिर भी मुस्कुराता रहता है, बस मुस्कुराता रहता है। वही बच्चा जब नौजवान हो जाता है तो कारण से 17 बार हंसता है। एक 44 दिन तक का बच्चा बिना कारण 400 बार, और एक युवा कारण के साथ 17 बार। तो जब वो नवजात शिशु था तब था AKNG, ऑलवेज खुशी नेवर गम। वही नौजवान होता है तो 17 बार कारण से हंसता है, K3G, कभी खुशी कभी गम। वही नौजवान जब 40-50 के आसपास आ जाता है तो और खुशियां कम हो जाती है, वो हंसना ही छूट जाता है। फिर क्या होता है, K3G, कम खुशी काफी गम। क्यों, ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो पैटर्न्स पड़ते हैं ना भविष्य में खुशियां ढूंढने का। जैसे गर्मियों के ऋतु में अगर हम हाईवे पे सफर कर रहे होते हैं गाड़ी से या बस से, तो हमें कुछ किलोमीटर दूर दिखता है कि शायद रास्ते के ऊपर पानी है, लेकिन वहां पहुंचे तो सड़क ही होती है और पानी उतने ही किलोमीटर और दूर चला गया होता है। वहां पहुंचते तो वहां भी सड़क ही होती है, पानी उतने किलोमीटर और। ऐसे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी पहुंच जाओ तो हिंद महासागर का खारा पानी मिलेगा जिससे कभी तृप्ति नहीं होगी, लेकिन तृप्ति के लिए मीठा पानी, खुशियां कभी नहीं मिलती। तो मन प्रवृत्ति में रहते रहते वृत्ति में चला जाता है, इंसान को पता ही नहीं चलता है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं कि जीविका कमाने के लिए उन्होंने काम शुरू किया, काम शुरू करते 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 आज उनका मन वृत्ति में है, उनको पता ही नहीं है। और ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के पूछते हैं, वो उनको और वृत्ति में लगा देते हैं, हाँ इतना तो ठीक ही है, ये तो करना ही चाहिए, इतना तो जायज है। अरे ओम नमः शिवाय, थोड़ा तो ठंडे पानी से नहा के जाग ले। क्या करते हैं? जीविका कमाना ये प्रवृत्ति है, उसके बिना न आपकी चलती है न मेरी चलेगी। भाई दाल रोटी सब्जी, कुछ कंफर्टेबल घर, कपड़े, मतलब रोटी कपड़ा और मकान के लिए तो पैसा कमाना ही पड़ेगा, तो प्रवृत्ति तो करनी पड़ेगी। प्रवृत्ति मतलब एक्टिविटी। लेकिन प्रवृत्ति में रहते 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 उसका मन वृत्ति में चला जाता है, उसका विवेक उदय ही नहीं होता कि आज मैं मेरी जरूरत के लिए पैसा कमा रहा हूं या अपने ईगो की शान बढ़ाने के लिए पैसा कमा रहा हूं, पता ही नहीं चलता उसको। और उसमें वो अपने शरीर को इतना रगड़ता है, इतना घसीटता है कि धीरे धीरे डॉक्टर बोलता है तुझे ये प्रॉब्लम है, तुझे वो प्रॉब्लम है, तुझे ये प्रॉब्लम है। अरे प्रवृत्ति में रहो, वृत्ति में जाने को किसने कहा है? कितने लोग मेरी बात समझ में आ रही है? इससे आप भी चेक कर लेना कि आप प्रवृत्ति में रहते हो या वृत्तियों में रहते हो। प्रवृत्ति में रहने के लिए मैं समझता हूं जागृत अवस्था के 8 घंटे मैक्सिमम 10 घंटे काम करना ठीक है, लेकिन मैं लोगों को देखता हूं 18-18 20-20 घंटे काम करते हैं, तो ये प्रवृत्ति है या वृत्ति है उनको पता ही नहीं चलता। और उनको पूछो इतना क्यों कर रहा है, वास्ता किसका देंगे? बच्चों के लिए कर रहे हैं।
तो जब इस वृत्ति का जो दुख आएगा, बच्चों से पूछो कि आप बांटोगे क्या, मेरा थोड़ा दुख ले लोगे क्या, वो पहले तो नकार देंगे, और दूसरा उनका ऐसा कोई प्रोग्राम भी नहीं है कि हमारे कर्म किसी के पास ट्रांसफर कर सके। ऐसी एक स्टोरी बताता हूँ। वाल्मीकि महर्षि, वाल्मीकि जी पहले डाकू थे, वालिया डाकू थे। तो एक दिन जब एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तो पास में आके एक संत विश्राम करने लगे। तो दोनों के बीच में वार्तालाप शुरू हुआ। तो वालिया डाकू ने पूछा, आप क्या करते? तो बोले, मैं तो संत हूँ, बस उस एक की तलाश में निकला हूँ कि कहीं उस एक की अनुभूति हो जाए जो सर्वव्यापी है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञाता है। फिर उस संत ने पूछा, आप क्या करते हो? तो बोले, मैं डकैती करता हूँ। तो बोले, ये तू काम क्यों करता है डकैती का? तो बोले, मेरे परिवार के लिए करता हूँ। बोले, कभी तूने परिवार से पूछा है क्या कि जो भी तू कर्म करता है उसका जो फल मिलेगा, क्या वो बाकी के परिवारजन तेरे इस फल में भागीदार होंगे क्या? बोले, क्यों नहीं होंगे, उन्हीं के लिए तो मैं कर रहा हूं सब। बोले, एक बार पूछ के देखना उनको। तो जब घर गया उस दिन पूछा अपने माता पिता से, बोले तेरे कर्म हम ले ही नहीं सकते, और हम कैसे भागीदार बनेंगे तेरे कर्म में? पत्नी से पूछा, उन्होंने मना कर दिया, बच्चों से पूछे, मना कर दिया। तब उनको सुधि आ गई कि व्हाट एम आई डूइंग इन लाइफ। प्रवृत्ति तो करनी है, जीविका तो कमानी है, लेकिन हम जो ओवर स्ट्रेच कर जाते हैं ना, हमारी जो डिमार्केशन लाइन होती है ना कि मुझे इतना, उससे क्रॉस ही कर जाते हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सालों तक। फिर जब डॉक्टर बोलता है कि अभी तो आराम नहीं करेगा तो और तकलीफ बढ़ जाएगी, तब वो छोड़ेगा। जब डॉक्टर थोड़ा भय दिखाता है कि अभी तो और काम करेगा तो तेरी हालत और खराब हो जाएगी, तब जाके छोड़ दे। पहली बात तो कई लोग तभी नहीं छोड़ते क्योंकि छोड़ ही नहीं पाते, क्योंकि मन इतना वृत्ति में चला गया होता है कि वो वृत्ति को अपनी प्रवृत्ति मानता है। ये अनुभव नहीं करता कि प्रवृत्ति में रहने से वो वृत्ति में चला गया है। सिंपल। हर व्यक्ति जब पैसे की कमी होती है ना, हर व्यक्ति जब पैसे की कमी होती है तो गरीबी हटाने के लिए पैसा कमाता है। गरीबी तो हट जाती है, फिर अमीरी बढ़ाने में लग जाता है। क्यों? मन प्रवृत्ति से वृत्ति में चला गया। कितने लोग मेरी बात से सहमत हो? पहले गरीबी हटाने के लिए, उसके बाद अमीरी बढ़ाने के लिए लग जाता है, और अमीरी बढ़ने का कोई लिमिट ही नहीं है। आज अगर जेफ बिजोस नंबर 1 है तो कल बिल गेट्स है, परसों जेफ बिजोस हो जाएगा, परसों आप भी हो सकते, नरसों आप भी हो सकते, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। उसकी लिमिट कब पता है? चिता पर खत्म होती है। जब व्यक्ति की प्राण खत्म हो जाते हैं, प्राण निकल जाते हैं, तब उसकी दौड़ का अंत आता है, तब वो फुल स्टॉप लगता है। और ये फुल स्टॉप नहीं होता है, ये खाली कॉमा या कोलोन होता है, क्योंकि ये जो कर्म लेके गया अगले जन्म में वहीं से स्टार्ट करेगा वो। मैं फिर आपसे कहता हूं, प्रवृत्ति तो करनी पड़ेगी, नहीं तो जागृत अवस्था में मन खा जाएगा, क्योंकि बिना काम का मन शैतान का घर होता है। आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। नींद में पता नहीं चलता क्योंकि मन सो जाता है, अवेयरनेस जीरो हो जाती है, तो वहां तो पता ही नहीं चलता है। लेकिन जो भी हमारी 16 से 18 घंटे की जो जागृत अवस्था है, उसमें तो मन को प्रवृत्ति में रखना ही पड़ेगा, अर्थात कर्मयोगी तो होना ही पड़ेगा। लेकिन कर्मयोगी से वो कब अकर्मयोगी हो जाते पता ही नहीं चलता है। कर्मयोगी मतलब जो सिर्फ कर्म करता है, उसको फल का ध्यान नहीं रखता, फल में उसकी कोई आसक्ति नहीं होती, राइट वर्ड। लेकिन जो अकर्मी योगी होता है ना, वो कर्म करता है फल को अनुरूप। उसके जहन में कर्म बड़ा नहीं होता है, उसके जहन में कर्म का फल बड़ा होता है, इसलिए कर्म के फल के बारे में सोचता रहता है। दिस इज गॉटिंग इनटू अ वृत्ति, विपर्याया।
कि मुझे ये मिल जाए, इतना मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा। तो कर्मयोगी जिसके लिए कर्म बड़ा है, अकर्मयोगी जिसके लिए कर्म का फल बड़ा है। कर्मयोगी ये सोचता है मैं अपना कर्म कैसे सुंदर करूं, अकर्मयोगी मेरा फल कैसे जल्दी पालूं, कितना बड़ा पालूं। अरे उसमें उसके ओके, ध्यान से सुनना। अगले अगले पीपीएफ में, पावर में, ये हमारा जो डायाफ्राम है ना, हमारे फेफड़ों के नीचे एक बड़ा मसल है, इसको डायाफ्राम कहते हैं, जहां पर पसलियां अंत होती है। जो व्यक्ति विपर्याय की वृत्ति में फंस जाता है ना, उसको डायाफ्राम के नीचे का कोई हेल्थ इश्यू आने की संभावना रहती है। क्यों? उसके मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र ओवर एक्टिव होते हैं पूरा टाइम, नींद में भी होते हैं। आप गौर करोगे, एक बच्चे को जैसे सुलाओगे ना वैसे ही उठेंगे उसी करवट से, लेकिन जो इस वृत्ति में फंसा होता है ना, थोड़ी थोड़ी देर पे करवट बदलता रहता है, उसको उसका मन करवट बदलवाता है, क्योंकि उसको एक पोजीशन से चैन नहीं मिलता है, एक पोजीशन में उसका मन तृप्त नहीं होता है, इसलिए अतृप्ति में वो हर थोड़ी थोड़ी देर पे करवट बदलेगा। और एक तृप्त व्यक्ति 5 घंटे या 6 घंटे सोएगा ना, एक ही पोस्चर में होगा, क्योंकि उसके मन को कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो एक पोजीशन में सो गया, बस एक ही पोजीशन में उठेगा। और उसके नींद भी इतनी गहरी आती है, वो सराहने पे सर रखे उसके पहले तो नींद उसको पकड़ लेती है। हरिगेटी में पर, और बाकी लोगों को सिराने पे सर रख के सोचते रहते हैं कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, नरसों क्या करेंगे, 2 महीने बाद क्या, 4 महीने बाद, ऐसे सोच सोच के जब थक जाते तब नींद आती है। वो 15-20 मिनट, आधा पौना घंटा ऐसे ही रहते हैं। कितने लोग ऐसे, मेरा कभी ना कभी तो अनुभव किया होगा आप लोगों ने ऐसा, कोई बाकी नहीं इस दुनिया में ऐसा अनुभव करने से। अभी जो आज का जो टॉपिक है हैबिट्स, क्या होता है, जो पैटर्न में रहते हैं ना, अच्छा, मन की तलाश क्या है, उसको तृप्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए। तो कोई भी कार्य करने से उसको थोड़ा तृप्ति, प्रेम, आनंद, शांति मिल जाएगा ना, तो उसकी बुद्धि इसको जज करेगी, वाह यूरेका, आई फाउंड इट। अर्थात बुद्धि उसको ये कर्म अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन रिपीट कराएगी। तो जो पैटर्न था वो हैबिट बन गया उसका, जो पैटर्न था वो हैबिट बन गया। पैटर्न मतलब मन की वृत्तियों में रहना। अभी एक पदार्थ का जो उसने, एक परिस्थिति का अनुभव जो किया और उसकी क्षणिक तृप्ति मिली, वो समझता है यही जीवन का जूस है, उसको हर साल वही चीज चाहिए, वही। वो प्रवृत्ति में रहते रहते वृत्ति में चला गया, वृत्ति से उसके अंदर आदत पड़ गई, वो देख ही नहीं पाता। पैटर्न टूटता है तो अतृप्ति आती है, हैबिट टूटती है ना, नाराजगी आती है। वो व्यक्ति परिस्थिति व्यक्ति की शिकायत करना शुरू करेगा, या व्यक्ति परिस्थिति से दूर भागेगा। आपको जहां से सुख मिलता हो वहां से आपका मन आपको दूर ले जाता है, आपको पता ही नहीं है, आपकी नाराजगी आपको दूर ले चली जा रही है। इतना सूक्ष्म है। सपोज आपको साधना से आपको पता है कि समूह साधना करके आपको रोज ब्लिस अनुभव होता है, आपको जो समूह साधना छुड़ाती है ना, वो आपको नाराजगी छुड़वाती है। किसी न किसी बात की नाराजगी, आप अच्छा, आपकी प्रवृत्ति ने आपको वृत्ति में ले गई, वृत्ति से आदत पड़ गई, आदत से नाराज हो और दोष किसी और को देना लगोगे। आप व्यक्ति परिस्थिति की शिकायत करोगे या निंदा करोगे। ये इतना सूक्ष्म है, अगर जाग गए ना तो आपका ब्रह्म ज्ञानी होना निश्चिंत है। If you can recognize this, I'm telling you, you are bound to be an enlightened person. This will be your last birth.
कितने लोग अपने और अपने आसपास के लोगों में देख पा रहे हैं कि दे आर कॉट अप? ये बार बार मैं रिपीट क्यों करता हूं, क्योंकि आपको समझ आना जाए। प्रवृत्ति में तो रहना ही पड़ेगा, जागृत अवस्था में कर्म तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन कर्म करते 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 कब पैटर्न में चले गए, पैटर्न से कब आदत पड़ गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। माइंड विल, क्योंकि माइंड आपको क्या प्रॉमिस करता है, यही ये होने से जन्नत मिलेगी। वो जन्नत इसलिए गुरुजी ने कहा है पोएट्री में, इफ यू डिजायर हेवन यू विल गो टू हेल। ये जो है ना, मेरे पास इतना आराम होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, ये व्यक्ति की स्वर्ग की कल्पना है, इंडिविजुअल कल्पना है। और जो ये स्वर्ग की इच्छा के पीछे भागते हैं ना, वो नर्क जाते हैं। क्यों? उसको इतने सारे फिजिकल मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं कि वो देख ही नहीं पाता है। कौशल जी, कौशल जी, यस ऋषि। ये पावर पॉइंट हटा के यहीं से चालू करना है। ये थोड़ा इसको पॉज करके, वो गुरुदेव का वीडियो स्क्रीन शेयर किया ना, कम टू मी कम टू मी, उसमें गुरुदेव का इफ यू डिजायर हेवन यू विल गो स्ट्रेट टू हेल। अच्छा जी, बहुत हंस रहे हो, क्या बात है, क्या चमका आपको? समझ में आ रहा है ना? हाँ आशा जी, क्या चमका आपको? आप दिखे बहुत आनंद हुआ। अभी तो स्क्रीन शेयरिंग चालू थी ना, आपको देख के बहुत खुशी हुई। नहीं समझ में आ रहा है ना, मन कैसे हमको फंसा देता है, बहुत बहुत अच्छा। हमको हमको आश्वासन देता है ये हो जाएगा ये हो जाएगा, और पता चलता है हम तो फंस गए। सोनिया, समझ में आ रही बात? ओ सोनिया यार, गुड। और ये गुरुजी ने बताई है, पैटर्न हैबिट्स पे ही पोइट्री है गुरुदेव की, कि आप इसमें फंसे रहोगे, इसमें फंसे रहोगे, इसमें फंसे रहोगे, इसमें फंसे रहोगे, काम नहीं बनेगा। इन सबको तोड़ के मेरी प्रेजेंस को, मेरी मौजूदगी को महसूस करोगे, वही गुरु मंडला है, वही स्वर्ग है। So it said, beyond the heaven is my abode. Come to me, don't stop, come to me. If you get stuck in the heaven, you will return back from there to hell. Don't stop in the heaven, come to me, come to me. My abode is beyond the heaven, far away from hell, come to me. All the charming faces, boys and girls, eyes and noses, and hairs and dresses, and the cookies and sweets and chocolates, pass them all, smiling and dancing, come to me, my abode is beyond the heaven, come to me. So joyfully move in this direction. It's a good point. Huh? 1,000 blessings on the way. Don't get stuck. Walk through them. Come to me. Angels are ready to serve you and crown you with the highest. Don't stop before that. Come to me. वो पावर पॉइंट लगा देना वापस। तो हमारा जो पैटर्न है, मन की जो वृत्ति है,
और वृत्ति के कारण आदत पड़ जाती है, और आदत टूटने से नाराज। नाराजगी क्या दिखाती है? व्यक्तियों के प्रति नफरत, परिस्थितियों से भय। व्यक्तियों से नफरत, परिस्थिति से भय। अच्छा, जब आदत टूटेगी तो नाराज तो होंगे, लेकिन जब एनालिसिस करोगे, विश्लेषण करोगे और देखोगे इसमें आपकी कोई भूल हो गई, तो विशुद्धि चक्र डिस्टर्ब रहेगा आपका। जहां आत्मा का प्रकाश, कृतज्ञता झलकना चाहिए, वहां आत्मा का प्रकाश की जगह आत्मग्लानि झलकेगी, पश्चाताप झलकेगा। और ये पश्चाताप ज्ञानियों ज्ञान के रास्ते पे डबल होता है। एक तो आप गलत रास्ते पे दौड़ते गए, उसका पश्चाताप होगा बुढ़ापे में। दूसरा, कोई आपको बहुत प्यार करता था, आपको मोहब्बत करता था, आपको बार बार सजग करता रहा कि भाई सुधर जा, भाई संभल जा, भाई तू देख ले, भाई तू देख ले। उसको याद करके एक्स्ट्रा पश्चाताप होता है कि कोई तो था, मुझे बहुत प्यार करता था, मेरा शुभचिंतक था, मेरा शुभेच्छक था, लेकिन मैंने उसको गलत समझा कि ये मेरी प्रगति को रोकना चाहता है। या तो ये एक है, ये नीचे वाले 3 चक्रों के कारण पहला विपर्याय में जाता है। इसका अगला पावर पॉइंट देख ले, पता चल जाएगा आपको। यहां पर आज्ञा चक्र है, स्थिर होता है तो आत्मज्ञान, अस्थिर होता है तो क्रोध। और सर की चोटी पर अगर तरंगे शांत है तो आनंद, और हमारे आसपास के वातावरण में भी तरंगे शांत हो तो होता है परमानंद। अभिवृत्ति का देख लेते हैं, हैबिट्स। कौशल 5 टाइप्स ऑफ वृत्ति का पावर पॉइंट लगा दीजिएगा ना। तो क्या होता है, लगाने से 2 मिनट मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं उसके बाद। क्या होता है, ये जो फिक्स पैटर्न है कि वर्तमान में खुशी न ढूंढ के भविष्य की किसी तारीख या घटना से मन खुश देख लेता है, और उसमें थोड़ा सुख अनुभव भी होता है, या तब मन को, बुद्धि उसको बार बार अनुभव कराने के लिए उसको प्रेरित करती रहती है। एज फॉर एग्जाम्पल, आपको कभी आज से 15 साल पहले सर में दर्द था, आपने किसी को कहा कि यार आज सर में दर्द है, नहीं मजा आ रहा है, या? और किसी ने कह दिया एक काम कर, अदरक वाली कड़क चाय पी ले। अभी आपने अदरक वाली कड़क चाय पी ली और संजोगवश सर दर्द चला गया। आपने क्रेडिट किसको दे दी? चाय को। और जैसे आज आपने सर दर्द था, आपको शाम को 4 बजे किसी ने बोला, आपने शाम को 4 बजे चाय पी, उसे थोड़ा अच्छा लगा। ठीक दूसरे दिन 4 बजे बुद्धि बोलेगी, वही सुदर्शन 4 बजे है, वही वही सुदर्शन 4 बज गए, वही वही सुदर्शन 4 बज गए। वो बुद्धि बार बार नेग करती रहती है। फिर आप बोलोगे चलो ठीक है पी लेते, 4 बजे चाय पी। अभी ये हैबिट जो 1 दिन की थी अब 2 दिन की होगी। तीसरे दिन थोड़ी और जोरों से बोलेगी बुद्धि, वही 4 बज गए, वही वही। ऐसे करके 15 साल तक आप चाय पीते रहे। अभी आदत इतनी गहरी हो गई कि आप ऐसी जगह पर घूमने गए, वहां चाय मिलती ही नहीं है। अभी आप सर को पकड़ करके चलोगे, बड़ा दर्द है। अभी 15 साल चाय पी के जो खुशी मिली ना, उससे ज्यादा तो 1-2 दिन चाय नहीं मिलेगी, उससे ज्यादा तो दुख हो जाता है। फिर आप उस जगह से नफरत करोगे। अगली बार कोई बोले चलो वहां घूमने जाते हैं, आपको सुनते ही आपकी मति मारी जाएगी, नहीं, क्यों? पता है वहां चाय मिलती नहीं है। जैसे मेरे एक फ्रेंड हैं, अपने आटोली में टीचर ही हैं, उनको पहले अदरक पसंद नहीं थी।
तो जब भी उनको किसी पार्टी से न्योता आता ना, उनको स्ट्रेस हो जाता है कि अभी मैं वो जाऊंगा, उनको किसी भी खाने में अदरक हो ना, तो जैसे उनको किसी और को सुगंध आए ना, उसको तो अदरक की खुशबू आई जावे, और जैसे अदरक की खुशबू है उसके मुंह से निवाला नीचे ही नहीं जावे। पहली बात तो मुंह में चला गया तो वो अपना थूक देता था, वो निकल ही नहीं पाए, उसको इतनी नफरत थी अदरक से। तो जब भी उसको न्योता आ जाता था ना कि आपको पार्टी पे आना, उसको स्ट्रेस शुरू हो जाता था कि उसके यहाँ तो जाना ही पड़ेगा, अभी खाने में अदरक होगी कैसे। मतलब 7 दिन पहले न्योता है तो 7 दिन तो उसके तनावग्रस्त जाते थे, और मैं उसको जानबूझ के खाने में अदरक मिला मिला के खिलाता था, और खा लेता, फिर बोलता था इसमें अदरक थी। ऐसे करके उसका पैटर्न टूट गया। लेकिन ऐसे पैटर्न होते, उसको स्ट्रेस हो जाता था, भयभीत रहता था। आर यू गेट माय पॉइंट? अच्छा, फिर एनालिसिस करते हैं, अपनी गलती दिखती है तो पश्चाताप, औरों की गलती दिखती है तो क्रोध। और क्रोध का क्या है? पहले तो खाली गुस्सा, थोड़ा बढ़ जाए तो तू मैं, थोड़ा बढ़ जाए तो हाथापाई भी हो जाती है। ये सब किससे होती है? प्रवृत्ति, एक्टिविटी में रहते रहते मन वृत्ति मॉड्यूलेशन में चला गया, और मॉड्यूलेशन से आदतें पड़ गई। तो ये जितने भी पैटर्न्स के कारण आदत पड़ती है, आदत 2 प्रकार की होती है। एक होती है मैक्रोकॉज्म, बाह्य मुखी आदत है। दूसरी होती है माइक्रोकॉज्म, अंतर्मुखी आंखें, अंतर्मुखी आदत। दोनों आदत ही है, एक इंसान को तोड़ती है, दूसरे इंसान को ईश्वर से जोड़ती है। एक इंसान को तोड़ती है, दूसरी उस एक परवरदिगार से जोड़ देती है। आदत तो रखनी पड़ेगी, चाहे भौतिकता की रखो चाहे आध्यात्मिक रखो, आदत तो रखनी पड़ेगी। उसके बिना तो मन चलता नहीं है, उसके बिना मन ठहरता नहीं है। अच्छा, दूसरा, भौतिक आदत क्षणिक सुख देती है, अंतीय आदत परमानेंट देती है, परमानेंट देती है। बाहर की आदत बंधन है, अंदर की आनंद, अंदर की आदत मोक्ष है। बाहर की आदत नफरत लाती है, भीतर की आदत प्रेम लाती है, भक्ति लाती है। तो गुरुदेव के रास्ते, बताए हुए रास्ते पे अगर हम चलते रहेंगे तो कई आदतों से, कई पैटर्न से तो बिना जानकारी के हम ऐसे ही मुक्त हो जाएंगे। कुछ कुछ टूटेंगी, तब आपको तप करना पड़ेगा, और वो तप है मौन। मौन के बिना हम आदत से परे नहीं जा सकेंगे। ये मैं आपको लिख के, आप खाली ध्यान करते रहो, आपके न पैटर्न टूटने वाले हैं न आदतें टूटने वाली हैं। क्योंकि जब आदतें टूटेंगे तब लड़ के झगड़ के तू मैं करके उसको रिस्टोर कर दोगे। लेकिन जब आदतें टूटे और मौन रहे, तब जाके, जब हमारे, ध्यान से सुनना, जब हमारे अंदर 5 प्रकार की अग्नियां आती हैं, भूताग्नि, जठराग्नि, भूताग्नि, कामाग्नि, जठराग्नि, भड़भाग्नि, प्रेमाग्नि। ये जो भड़भाग्नि ना छाती के हिस्से पे होती है। जब भी हमारा पैटर्न या आदत टूटती है ना, तो यहाँ बहुत कुछ होता है। ये जब बहुत होता है ना, तो आपके मुंह से बहुत ही शोले उगलवाता है, अर्थात शिकायत और निंदा उगलवाता है। हमें मौन में रहने की थोड़ी आदत डालोगे एडवांस कोर्स कर करके, तो आपके जीवन में तप सिद्ध होगा कि जब आदत टूटेगी और भड़भाग्नि प्रज्वलित होती है करके एक ज्वालामुखी की तरह, तब आपको संयम रखना पड़ेगा कि नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, न शिकायत करेंगे, न उसकी निंदा करेंगे, दोनों में से कुछ भी नहीं करेंगे। प्राणायाम भी एक तप है, मौन उससे ऊंचा तप है। आपने देखा, जब भी आपको, आप नाराज होते हो, चुप नहीं रह पाते हो, कितने लोग अग्री करते हो? और अगर चुप भी रहते हो ना, तो और जोर से अटैक करने की तैयारी के लिए चुप होते हो।
जैसे आपकी कोई इच्छा थी और आपको किसी ने मना कर दिया कि नहीं करना है, अभी नाराजगी भड़भागनी तो प्रज्वलित, अभी आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आप मजबूरी में मौन हो, मर्जी से मौन नहीं हो, तो क्या कोने में बैठ के सोचते रहते हो अभी इससे बदला कैसे लूं, इससे बदला कैसे लूं। फिर जब आप अटैक करते हो ना, तो शेरनी को भी शर्म आ जाए या शेर को भी शर्म आ जाए, ऐसे अटैक करते हो धड़ा। और उसके बाद उस व्यक्ति को जो याद दिलाते हो ना, वो जिस दिन से मिले थे आज तक सब एक एक, जिसको कहते हैं ना धर्मेंद्र की तरह, चुन चुन के चुन चुन के चुन चुन के बदला लेते हैं। कितने लोग अग्री करते हो? तो मजबूरी वाला मौन है ना, खौफनाक होता है, एकदम खतरनाक होता है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं साल में 4 बार मर्जी से मौन में जाओ तो मौन में रहने की एक क्षमता बनेगी, मौन में रहने की एक आदत पड़ेगी। ये आदत ही आपको भड़भागनी, और जिस दिन भड़भागनी को पार करोगे ना, उसके बाद ही प्रेमा अग्नि प्रज्वलित होती है। और ये भड़भागनी प्रज्वलित होती है ना, उसमें हमारे सभी आदतें जल के राख होती है। लेकिन शर्त एक ही है, मौन रहना पड़ेगा, यू हैव टू ऑब्जर्व, और वो भी मर्जी से, मजबूरी में नहीं। और उसमें औरतें अक्सर औरतें हैं जब मौन में जाती हैं ना, मजबूरी से जाती हैं, और उसके बाद जब शेरनी की तरह दहाड़ती है ना, तो आगे पीछे का एक याद दिलाती है, आपने पिछली बार ये किया था, ये किया था, ऐसा किया था, वो किया था। वो बोले इसको इतना हिस्ट्री याद कैसे रहता है? कितने लोग मेरी बात से सहमत? नहीं, मैं अनुभवी हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, खुद के जीवन में भी अनुभवी हूं और मेरे साथ जो हुआ है आज तक उससे भी अनुभवी हूं। इसलिए एक कहावत भी है, क्या बिफोर द स्टॉर्म्स द वाटर आर वेरी साइलेंट। कितने लोगों ने सुना है कि तूफान से पहले पानी बड़ा शांत होता है। इसलिए जो सेलर्स, जो एकदम अनुभवी सेलर्स होते हैं ना, जैसे पानी शांत होता है उनको पता चल जाता है कि अभी तूफान आने वाला है, तो वो समझ जाते हैं, तुरंत अपना कंपास निकाल के नियरेस्ट पोर्ट पे या नियर टू इक्वेटर चले जाते हैं, क्योंकि वहीं पर तूफान नहीं आता। तो आप सोचो कि आप, हमारे सबके जीवन में ये मन की जो प्रवृत्तियां हैं, या हम जो प्रवृत्ति में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते रहते कब वृत्ति में चले जाते हैं पता नहीं चलता, क्योंकि हमें 2 ही बातें आती हैं, प्रवृत्ति और नींद, प्रवृत्ति और नींद। प्रवृत्ति और नींद के बीच में एक पड़ाव आता है जिसको कहते हैं निवृत्ति, टोटल अवेयरनेस, टोटल रेस्ट, तुरी अवस्था। इसी अवस्था के साथ अगर मौन जुड़ जाए ना, तो इस आध्यात्मिक मार्ग पर उस व्यक्ति का विकास रॉकेट की गति से होता है, सीधा ऊपर एकदम रॉकेट की गति से होता है। कितने लोग बात मेरी समझ में आ गई? कौशल लगा देना ना वृत्ति इसका, इसका साथ एस्ट्रोलॉजी का भी साथ साथ में आपको समझ में आ जाएगा। नॉलेज ऑफ वृत्तिस, वही है। अभी देखना, ये मूलाधार चक्र है ना, उसका मालिक है मंगल ग्रह। स्वादिष्ठान चक्र का मालिक है बृहस्पति, गुरु। इस बीच में आता है राहु। तो जब राहु हमारा कमजोर होता है जन्म पत्री में, और राहु जब प्रोमिनेंस में आता है, जिसको हम कहते हैं महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तो नीचे वाले चक्र मूलाधार को भी इन्फ्लुएंस करता है, यहाँ भी तरंग बढ़ा देता है, और स्वादिष्ठान की भी चक्र की तरंग बढ़ा देता है। इसलिए व्यक्ति के अंदर ये सब लुकिंग गुड, कंफर्ट्स, कन्वीनियंस, ऑब्सेशन अत्यधिक बढ़ जाता है।
मूला मणिपुर चक्र शनि ग्रह उसका मालिक है। अभी ये जब 3 चक्रों पे जो तरंग है उसके कारण जो मन विपर्याय में रहता है। विपर्याय क्या है? डिजायर्स एंड एम्बिशंस, डिजायर्स एंड एम्बिशन। यहाँ पर हमें डेवलप करनी पड़ती है दूरदर्शिता। जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे परेश जी त्रिपाठी हैं, या वो अपने अबाउट 40 इयर्स के बराबर मेरी आकी आपकी उम्र परेश जी 45। अनम्यूट करो। 53. 53 यंग दिखते हो आप। या Thank you. या तो जैसे परेश जी अगर ये वित्तीय वृत्ति रिकग्नाइज करने में चूक जाते हैं तो जब तक इंद्रियों का सामर्थ्य है तब तक तो वित्तीय वृत्ति का पता नहीं चलेगा कि हम वृत्ति में है। दूसरा, शरीर का बल, क्योंकि वृत्ति इसके कारण इंसान 2 चीजों के पीछे भागता है, 5 इंद्रियों के सुख और 4 वैचारिक। 5 इंद्रियों के सुख के लिए 5 इंद्रियों की क्षमता ऑप्टिमम चाहिए, लेकिन जो 4 वैचारिक सुख है, पैसा, प्रसिद्धि, पदवी और औलाद, ये जो 4 वैचारिक सुख है उसके लिए शरीर का सामर्थ्य चाहिए, शरीर का बल चाहिए। अभी उम्र के साथ शरीर का बल भी कमजोर पड़ेगा और इंद्रियों की क्षमता भी कमजोर पड़ेगी, लेकिन मन की वृत्ति पहले से ज्यादा हावी होगी, क्योंकि उम्र के साथ वो और पक्की होती चली जाएगी। तब इंसान को पता चलता है कि उसने जीवन में एक गलती कर दी। गलती क्या करी? उसने प्रवृत्ति और निद्रा के बीच में तुरीय अवस्था, निवृत्ति को कभी प्रैक्टिस नहीं किया, इसलिए अभी मन निवृत्त होता नहीं है। इसलिए हर बूढ़े बुजुर्ग को देखोगे नींद की शिकायत जरूर होती है। हर बड़े बुजुर्ग को पूछोगे नींद की शिकायत अगर नहीं है तो वो साधना करते होंगे और मन की प्रवृत्ति को रोकते होंगे। इसलिए जनरली ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं, ज्यादातर लोग पूरे विश्व में 60, भाई किसी में 58, किसी में 60, किसी में 62 तक व्यक्ति रिटायर हो जाता है। बहुत विरलों को एक्सटेंशन मिलता है, मेजोरिटी को रिटायरमेंट ही मिलता है। ठीक कह रहा हूं परेश जी? अभी जब रिटायर हो जाते हैं तब ये वृत्ति उनको खाने लग जाती है। इट स्टार्ट्स चूइंग दैट पर्सन्स फ्रॉम विद इन, क्योंकि इंद्रियों की क्षमता नहीं है, शरीर का बल नहीं है, करे तो क्या करे। जाए तो जाए कहां, गाना याद आता है। अभी क्या, इट्स टू लेट। और क्या होता है उसको प्रॉब्लम दूसरा क्या होता है, ये जो हमारा डायफ्राम है ना, उसके नीचे का कोई ना कोई हेल्थ इश्यू उसको प्रकट हो जाता है। ये जो ब्राउन कलर का जो शरीर का हिस्सा दिखा है ना, उसी का कोई ना कोई हेल्थ इश्यू उसको प्रकट होता है, एक या मल्टीपल होने लगता है। क्यों? मन प्रवृत्ति में था, अंदर की प्रकृति बदल रहा था, और वो प्रकृति इतनी हद तक बदली गई है कि वो कई बार रिवर्स नहीं हो पाती। अभी दूसरी वृत्ति देखते हैं। जिसका अनंत चक्र डिस्टर्ब रहता है उसके मन में प्रवृत्ति में रहते हुए वृत्ति लग जाती है विकल्पा। विकल्पा क्या है? वो अपनी मन की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेगा, उसकी जगह शिकायत और निंदा करता रहेगा। इंस्टेड ऑफ टेकिंग टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज और हर माइंड, दे विल क्रीप, कंप्लेन, yell and shout. They will creep, complain, yell and shout. और ये अनाथ चक्र चलाता है बुध ग्रह, और बुध ग्रह और विशुद्धि चक्र चलाता है शुक्र ग्रह। उसके बीच में आता है केतु। तो जिसके भी जन्म पत्री में केतु और शुक्र कमजोर होता है उसमें ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है आपको। उससे क्या होता है, ये जो ब्लू कलर का हिस्सा है जहां पर आता है हमारा हृदय, हमारे फेफड़े, हमारा लीवर और हमारा गॉल ब्लैडर। आपके ध्यान में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको इन चारों में से एक तकलीफ हो, तो आप देखोगे उसको निंदा और शिकायत की एक आदत होगी। कितने लोग अग्री करते मेरी बात से?
उसको निंदा और शिकायत की आदत होगी। ये उसका मन प्रवृत्ति में रहते रहते वृत्ति में चला गया, उसको पता भी नहीं चला, उसको पता भी नहीं चला। क्यों? कभी ध्यान नहीं किया, कभी मन को रोका ही नहीं उसने। जैसे मन चलता था मन के पीछे भागता गया, जैसे मन चलाता था उसके अंदर शम और दम की कमी होती है। शम मतलब मन का फोकस, दम मतलब मन पे हुकूमत, और दोनों उसके अंदर नहीं होती। ना वो मन उसका अपने पे फोकस कर पाता है, ना मन उसका कहना मानता है, उसको खाली मन का ही कहना मानना पड़ता है। और मन ऐसी जगह लेके जाके छोड़ता है जहां कोई पानी पूछने वाला नहीं होता है। अगली वृत्ति देखते हैं। विशुद्धि चक्र जब बहुत तरंगित रहता है और विशुद्धि चक्र चलाता है शुक्र, तो जिनका भी शुक्र और केतु वीक होता है उसका विशुद्धि चक्र डिस्टर्ब रहता है, तो शरीर का ये अंग पकड़ में आ जाएगा। सर्वाइकल स्पाइन, थायराइड ग्लैंड, शोल्डर्स, एल्बोज, कार्पल्स एंड हमारे फैलेंजिस। तो क्या होता है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, कार्पल टनल सिंड्रोम, क्लॉ, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड। हमारी सभी शारीरिक और मानसिक तकलीफें मन की वृत्तियों के कारण है। मैं एक बार फिर बार बार कहूंगा, मन की वृत्ति से मुक्ति निवृत्ति में मिलेगी, जागृत अवस्था और निंद्रा अवस्था में नहीं मिलेगी। हमें न जागृत अवस्था में मिलेगी, न निंद्रा अवस्था में मिलेगी, न स्वप्न अवस्था में मिलेगी, वो सिर्फ तुरीय अवस्था में ही मिलेगी। और तुरीय अवस्था के साथ साथ मौन होना बहुत जरूरी है। साल में आइडियल है 4 बार, नहीं तो 3 बार, नहीं तो 2 बार, नहीं तो कम से कम 1 बार तो 3-4 दिन के लिए मौन रहो। पता चले कि जब मौन रहते हैं कैसे अपने वृत्तियों से परे जाना यूं आसान हो जाता है। आपको रोज जैसे एडवांस कोर्स में ध्यान होता है वैसा ही आपका ध्यान रोज होता रहे। ये बहुत स्पेसिफिक बोलता हूं। जैसे एडवांस कोर्स में ध्यान होता है आपका, वैसा ही आपका ग्रुप साधना में हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में मौन की कमी रह जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि मौन में आपका मन शिकायत करने के लिए बोलेगा, आप कर नहीं सकते, तब पता चलेगा कि मन के अंदर शिकायत करने की वृत्ति है। वरना तो यूं शिकायत कर दोगे, यूं निंदा कर दोगे, पता भी नहीं चलेगा। अगर बोलोगे नहीं, मन में तो बोलोगे, मन में पता ही चलता है कि मैं इसकी मन में इससे घृणा करता हूं, इससे नफरत करता हूं। अगर सपोज एक हाइपोथेटिकल है, कौशल जी किसी को अशोक जी के पास जाने से रोके और पता है अशोक जी बड़े नेक इंसान है, तो पक्का मान के चलो कि कौशल जी को अशोक जी के लिए नफरत है। दूसरा, कौशल जी मान लो किसी को रोकते हैं तो कौशल जी को उसके प्रति मोह है। ये सब सूक्ष्म चीजें ध्यान के साथ मौन होता है तब पता चलता है। अगली वृत्ति, आज्ञा चक्र तरंगित हो तो वो भी अच्छा। जिसका विशुद्धि चक्र तरंगित होता है, जिसका शुक्र ग्रह कमजोर होता है, वो हमेशा, शुक्र और केतु हमेशा भूतकाल की खाली नकारात्मक बातों को याद कर करके चबाते रहेंगे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे ऐसा करना, ये होता रहता है। वो व्यक्ति उदास रहता है, उसकी सरनेम उदास हो या ना हो, वो उदास रहता है। और जिसका आज्ञा चक्र डिस्टर्ब होता है वो सूर्य चलाता है और सहस्त्र चक्र चंद्रमा चलाता है। वो हमेशा सकारात्मक चीजों पे संशय करेगा और उसका प्रमाण मांगेगा। वो ये ज्ञान जी ही नहीं पाएगा कि संशय खाली कल्याण का। जैसे मैंने कल आपको कहा एडवांस कोर्स के लिए आपको रजिस्टर करना, तुरंत संशय आएगा, क्यों करूं मैं, क्या मिलेगा मेरे को। उसको तो पार्टिसिपेंट्स की जरूरत होगी, इसलिए बोलते रहते हैं मेरे को क्या जरूरत है। मान के चलो आज्ञा चक्र डिस्टर्ब है, और उसको क्या है, उसको मस्तिष्क, आंखें, कान, नाक और जबड़ों का, दांतों का प्रॉब्लम रहता है।
तो एस्ट्रोलॉजिकली देखो तो क्या है, जो जो प्लैनेट्स हमारे जन्म पत्री में कमजोर हैं या नीच के हैं, वो जब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आ जाए तो वो चक्र हिलाते रहते हैं और मन उसी वृत्तियों में रहता है। और हम उसका स्वभाव, क्योंकि इतना लंबा लंबा समय होता है, जैसे शनि आएगा 19 साल के लिए, बुध आएगा 17 साल के लिए, शुक्र आएगा 20 साल के लिए, राहु आएगा 18, पता ही नहीं चलता कि ये मैं प्रवृत्ति से वृत्ति में चला गया, वृत्ति से मेरी आदतें बन गई, उसको पता ही नहीं चलता। जब कोई प्रॉब्लम आता है तब पता चलता है कि उसको प्रॉब्लम आ गया। तो आज अगर किसी को शारीरिक प्रॉब्लम होता है ना, वो मान के चलो कम से कम 1 दशक पहले शुरू हुआ होता है। वो धीरे 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 तरंगे, पहले विज्ञान में कोश में, अरे कौशल, वो 5 टाइप्स ऑफ बॉडी का अपना पावर पॉइंट लगा देना, 5 टाइप्स ऑफ। और उसके पहले वीडियो लगा दे, गुरुजी का हेल्थ वाला वीडियो लगा दे प्लीज। मैं जितनी बार ये सब टॉक्स देता हूं ना, उतनी बार मैं अपने आप को ही अपग्रेड कर लेता हूं, क्योंकि मेरे को अपने बारे में इतना जानकारी मिलती है, बोलते बोलते अंदर से आता है, हाँ अभी तेरे को यहाँ काम करना, हाँ तेरे। इसीलिए मैं कभी मेरे को कोई नॉलेज सेशन के लिए इन्वाइट करता, मैं तुरंत हाँ बोलता, हाँ हाँ मैं आता हूँ, क्योंकि उससे फर्स्ट आई ऑल्सो बेनिफिट एंड देन आई डिलीवर इट। तो मैं भी एक समय पे प्रवृत्ति में रहते रहते वृत्ति में फंसा हुआ था, और अभी भी मुक्त हूं कि नहीं मुझे नहीं पता, तो गुरुजी एंडोर्स करेंगे तो पता चलेगा। दिस इज वेरी सटल थिंग। ये वीडियो चला देने या You know, disease first comes to our vibration, then gets into our body. So disease first dawns in the mind. Often people think mind is inside the body. But you know what? Where is the mind? It's all around the body. Our physical body is inside the mind. So the 5 sheaths of a human being, the biggest is Anandamaya Kosh, and the second biggest is Vijnanmaya Kosh, and the third one is Manomaya Kosh, and then Pranamaya Kosh, and then the physical body. Physical body is a small thing, so it has to come through all other sheaths if disease has to come. Yeah, first your bliss vanishes, then your awareness vanishes, then your prana goes down, your mind is in negative state, prana goes down, then body gets affected. So we don't wait till the body gets affected to cure our diseases. The moment we feel somewhere our blissful state, our innocence, our happiness is reduced, you should get back to yoga and get your health back. That is what is swastha. फाइव टाइप्स ऑफ बॉडीज का वो लगा देना पाप है। प्रसून कुमार, ये भी समझ में आ रहा है आपको सब कुछ? हाथ ऊपर का समझ में आ रही है बात सब? क्या कष्टस्य सुखस्य न कोपी दाता, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। ये जो व्यक्ति का शरीर है उसको कहते हैं अन्नमय कोश, क्योंकि इसे अन्न खा के बना है। इसके अंदर जो एनर्जी है उसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड, प्राणमय कोश। ये अन्नमय कोश में जो एनर्जी है उसको कहते हैं प्राणमय कोश, कॉन्शियस माइंड। इससे और ये शरीर और एनर्जी को मिलके एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है।
शरीर और एनर्जी को मिलके एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जितना हाई एनर्जी में व्यक्ति होता है उतना उसका मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होता है। उसको कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड, मनोमय कोश। उससे हजारों गुना बड़ा है विज्ञानमय कोश। और उसके बाद अनंत जो पूरा ब्रह्मांड है वो है आनंदमय कोश। और इस आनंदमय कोश में है नवग्रह। और यू गेट माय पॉइंट? जैसे प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है तो पूरे सूर्यमंडल में तरंगें बदलती हैं। आप एक घर में एक्सपेरिमेंट करके देखना। आप घर में जितने भी 4-5 सदस्य हो, एक ड्राइंग रूम, एक रूम में बैठना, क्या रूम में बैठ के आंखें बंद करके अपने अंदर का एनर्जी लेवल, अपने अंदर का एनर्जी लेवल और रूम के एनर्जी लेवल को खाली अनुभव करना। फिर खड़े होके थोड़ा गोल गोल घूमना, जगह बदल के बैठना, और फिर वापस आंखें बंद करके अपनी एनर्जी और रूम की एनर्जी को महसूस करना। आप जैसे जगह बदलोगे आपकी भी एनर्जी बदल जाती है और कमरे की एनर्जी बदल जाती है। तो ये जो नवग्रह हैं, 7 ग्रह और 2 छाया हैं, ये निरंतर जगह बदलते रहते हैं क्योंकि वो मूविंग है। और जैसे ही मूविंग होते हैं ये सूर्यमंडल की एनर्जी बदलती है। ये सूर्यमंडल की एनर्जी बदलते हैं, हमारे अर्थ के मैग्नेटिक एनर्जी में फर्क पड़ता है। और ये बदली हुई अर्थ की मैग्नेटिक एनर्जी, पृथ्वी पर 108 प्रकार के लोग होते हैं, उन पर 108 प्रकार का प्रभाव पड़ता है। 9 प्लैनेट्स मतलब 7 प्लैनेट्स, 2 शैडोज इक्वल 9, 9 into 12 zodiac sign, so there are 108 इफेक्ट्स। तो आपको पूरी दुनिया में 108 कैटेगरी के लोग मिलेंगे। तो ये जो ग्रहों का प्रभाव है, 108 अलग अलग प्रभाव के प्रभाव है, वो अलग अलग लोगों पे अलग अलग पड़ते हैं। अर्थात उसके विज्ञानमय कोश में तरंगे आ जाएंगी। अर्थात वो आनंदमय कोश महसूस नहीं कर सकेगा, योर ब्लिस वैनिशेस, वो व्यक्ति आनंद महसूस नहीं कर पाएगा। फिर ये तरंगे धीरे 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 ट्रैवल करते करते मनोमय कोश में आ जाती हैं। उस व्यक्ति की अवेयरनेस चली जाती है। इसलिए गुरुजी ने क्या कहा, द मोमेंट यू फील योर ब्लिस हैज गॉन, योर अवेयरनेस हैज गॉन। तीसरा आता है, जैसे ही मनोमय कोश में आया उसकी अवेयरनेस चली जाएगी, धीरे धीरे वो तरंगे जब प्राणमय कोश में आ जाएगी, द माइंड विल बी इन अ नेगेटिव स्टेट, नकारात्मक विचार आएंगे, सुइसाइडल थॉट्स तक आएंगे। लेकिन ये तरंगों को यहां तक पहुंचने में काफी साल लगते हैं, 5 से 10 साल 15 साल लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट, वो कितना कमजोर है, कितना नीच का है। फिर जब प्राणमय कोश नेगेटिव हो जाता है तो एनर्जी लो होने लगती है। जैसे एनर्जी लो होने लगती है, जितने भी शरीर में कीटाणु वगैरह सब है वो हमारे पर हावी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी रोग प्रतिकार शक्ति क्षीण होने लग जाती है, शरीर रोगिष्ठ हो जाता है। और हम इलाज क्या किसका करते हैं? शरीर का। करना किसका चाहिए? मन, प्राणमय कोश का, मनोमय कोश का, विज्ञानमय कोश का इलाज कराना चाहिए। और वो कैसे होगा? साल में 4 एडवांस कोर्स करके। हेलो हेलो। और इतने लोग मिलकर साथ में जब ध्यान करते हैं तो जल्दा वो प्रोसेस फास्टर अप हो जाता है, एकदम स्पीड में हो जाता है। फिर रिपीट करता हूं, ये पूरे हमारे सूर्यमंडल में जो नवग्रह है उसकी जो तरंगे बदलती हैं वो हमारे पहले विज्ञानमय कोश, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, उसमें आएंगी, वहां से मनोमय कोश हमारे मैग्नेटिक फील्ड में आएंगी, वहां से धीरे 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 हमारे प्राणमय कोश में आएगी, शरीर के अंदर माइंड नेगेटिव स्टेट में हो जाएगा, एनर्जी लो होती चली जाएगी, रोग प्रतिकार शक्ति क्षीण हो जाएगी और सभी रोग धीरे धीरे हमारे पर हावी हो जाएंगे। इसलिए कोरोना वायरस, जिनको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, उनको जब टच करता है तो उनके लिए थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी एनर्जी लो है, ऊपर से कोरोना वायरस आने से अधिक लो हो जाती है। फिर उसके अंदर इतना मन नेगेटिव हो जाता है कि उसको जीने की इच्छा नहीं होती है,
और डॉक्टर्स कितना भी उसको बचाने की चेष्टा करें, उसको खुद को जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, उसके अंदर नोसिबो इफेक्ट आ जाता है। जीने की इच्छा को कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, और नहीं जीना है भी नोसिबो इफेक्ट से वो प्राण छोड़ देता है। कितने लोग बात समझ में आ रही है? इसलिए गुरुजी ने कहा द मोमेंट योर ब्लिस इज वैनिश्ड, विज्ञान में कोश, योर अवेयरनेस इज वैनिश्ड, मनो में कोश, योर माइंड इज इन अ नेगेटिव स्टेट, प्राण में कोश, एंड योर एनर्जी इज लो, come back to yoga and get your health back. That is swastha.